लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 11,555 पहुंच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 1,432 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 405 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 20,26,958 मरीज सामने आए हैं, जबकि 4,94,418 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 1,29,100 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकार ने जारी की गाइडलाइन, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, जानते हैं एक नजर में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के खिलाफ भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 3 मई तक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान, पैसेंजर ट्रेन, बस सर्विस और मेट्रो पूरी तरह से बंद रहेगा। एक जिले से दूसरे जिले में जाना और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी रोक रहेगी। सभी स्कूल और कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सभी तरीके के औद्योगिक गतिविधियां, होटल से जुड़ी हुई सारी सर्विसेज, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और बार बंद रहेंगे। साथ में आपको बता दें कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च जो पहले की तरह बंद थे वे बंद ही रहेंगे। साथ में आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान 20 लोग से अधिक की मौजूदगी पर रोक होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, साथ में दवाइयों की सप्लाई, ये सब खुले रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल सर्विस, IT सेक्टर की सर्विसेज, सरकारी सुविधा से जुड़े कॉल सेंटर, ग्राम पंचायत, ई-कॉमर्स का कामकाज, ये सारे चालू रहेंगे। साथ में आपको बता दें कि कोरियर सर्विसेज, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, IT रिपेयर से जुड़े हुए लोग, बैंक, ATM, इन सब की सुविधा शुरू रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों, मजदूरों के द्वारा खेत में कामकाज जारी रहेगा। खेती में काम आने वाली मशीनों की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मछली पालन, मुर्गी पालन, दूध की सप्लाई, चाय कॉफी की सप्लाई और गौशाला की सुविधा जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किराना और राशन की दुकानें, सब्जी और फल, डेयरी मिल्क, मेडिकल की दुकानें, ये सब खुली रहेंगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और चेहरे को ढकना अब अनिवार्य होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। सार्वजनिक जगह पर थूकना दंडनीय अपराध होगा, इस पर जुर्माना भी लगेगा। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से बैन होगा। सभी दफ्तरों को तापमान स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की सुविधा करनी होगी। शिफ्ट बदलने के दौरान 1 घंटे का अंतर भी जरूरी होगा। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मनरेगा योजना के तहत कामकाज को मंजूरी मिल गई है। खेती और पानी से जुड़े मनरेगा के कामकाज को प्राथमिकता दी जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इमरजेंसी के हालात में निजी 4 पहिया वाहन को आने जाने की छूट होगी, लेकिन इसमें भी ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 2 पहिया वाहन को भी इजाजत है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति सफर कर सकता है जो ड्राइव कर रहा है। उसके लिए भी स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करना जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर पहले की तरह ही चालू रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में कम से कम कर्मचारियों की मौजूदगी में काम करेंगे। ग्रुप C लेवल तक के कर्मचारियों की 33% उपस्थिति मंजूर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में यमुना किनारे जमा थे सैकड़ों लोग। दिल्ली के CM के आदेश के बाद भेजा गया शेल्टर होम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी ने देश दुनिया में तबाही मचा रखी है। महामारी के कारण दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है। भारत में भी इस गंभीर बीमारी के कारण 2 बार लॉकडाउन किया गया है। पहले लॉकडाउन को पूरा करने के बाद 15 अप्रैल को दूसरी बार इसे सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। ऐसे समय में लोग अपने घरों में कैद हैं। वहीं कुछ लोगों की तस्वीर आई है जो बेघर हैं और यमुना के पुल के नीचे फिलहाल दिन काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के किनारे ऐसा नजारा देखने
देखने को मिला जो दिल्ली सरकार के बंदोबस्त पर सवाल खड़ा करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यमुना नदी के पास पिछले कई दिनों से हजारों की संख्या में लोग रह रहे थे। सरकार दावा कर रही थी कि लोगों को शेल्टर होम में रखा जा रहा है, खाने का पूरा इंतजाम है, जरूरत की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना घाट पर जुटे मजदूरों को तुरंत ही शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यमुना घाट पर मजदूर इकट्ठा हुए, उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई है, उन्हें तुरंत ही शिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। रहने और खाने की कोई कमी नहीं है, किसी को कोई भूखा या बेघर मिले तो हमें जरूर बताएं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं लोगों का कहना है कि पहले प्रशासन की ओर से खाने का इंतजाम किया जा रहा था, लेकिन अब एक टाइम का खाना मिल रहा है, वो भी गुरुद्वारे के लोग दे जाते हैं। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपके आसपास कोई भी इस तरीके का बेघर आदमी मिलता है तो आप अपने पुलिस प्रशासन को जरूर बताएं और उसकी मदद करें। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, योगी सरकार का फैसला, नई गाइडलाइन के तहत राज्य में शुरू होंगे निर्माण कार्य। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूबे में 20 अप्रैल से सड़क, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। यह कार्य केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत एहतियात बरतते हुए किए जाएंगे। एक चार दीवारी के अंदर स्थित औद्योगिक संस्थानों में भी काम शुरू हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी से निपटने के लिए 24 मार्च रात 12 बजे से देश लॉकडाउन है। करीबन 20 दिनों से देश की कई फैक्ट्रियां, ऑफिस और दुकानें बंद हैं। हालांकि सरकार अब कुछ एहतियात के साथ ही धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है। बुधवार को ही केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में अगर बाहर जाना जरूरी है तो ई पास के लिए करे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूरे देश में जारी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही को रोकने के लिए किया गया है। चूँकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, ऐसे में राज्य सरकारों ने ई पास व्यवस्था लागू की है। ई पास का इस्तेमाल करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। ई पास की सहायता से कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपको आवेदन करने के लिए अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या फिर शहर के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अप्लाई ई पास को क्लिक करना होगा। ई पास के फॉर्म में मांगी गई जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही अगर किसी दस्तावेज की प्रति मांगी जाती है तो उसको अपलोड करना होगा। एक बार आपका पास स्वीकृत हो जाता है तो आपको प्राधिकरण से संदेश प्राप्त होगा। इसके बाद आप ई पास की प्रति का प्रिंट आउट लेकर आप बाहर जा सकते हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली एनसीआर के हॉटस्पॉट पर नहीं होगी दूध की कमी, मदर डेयरी ने की है विशेष व्यवस्था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के समय में भारत की प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को दूध और दूध से बनी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा घोषित हॉटस्पॉट पर विशेष व्यवस्था की है। कंपनी ने विभिन्न RWA और स्थानीय आधिकारिक विभागों के साथ मिलकर यह कदम उठाया है ताकि लॉकडाउन में हॉटस्पॉट क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध और अन्य उत्पादों को मुहैया करवाकर आपूर्ति व्यवस्था मजबूत और सुनिश्चित की जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में सभी हॉटस्पॉट में दूध और अन्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए 15 वाहनों को तैनात किया है। वाहन सुबह 6 बजे से परिचालन शुरू करते हैं और सभी स्थानों तक पहुंचने के लिए कई मार्गों को कवर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा कि हम आवश्यक उत्पादों के लिए उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और मौजूदा स्थिति को देखते हुए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष डिलीवरी वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। वाहन वितरण की व्यवस्था के माध्यम से मदर डेयरी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 78,622 लीटर दूध बेच रहा है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 20 अप्रैल से 25% निर्यात इकाइयों से शुरू होगा उत्पादन, लाखों लोग वापस लौटेंगे काम पर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े निर्देश से भारतीय निर्यात को बड़ी राहत मिली है। इस निर्देश के तहत आगामी 20 अप्रैल से लगभग 25% निर्यात यूनिट में उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। इससे लाखों लोग फिर से काम पर वापस लौट सकेंगे और निर्यात के बचे हुए ऑर्डर को पूरा करने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय के इस फैसले से विश्व बाजार में भी यह संदेश जारी
जाएगा कि भारत निर्यात की मांग को पूरा करने में सक्षम है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार 20 अप्रैल से विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, औद्योगिक टाउनशिप और ग्रामीण इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस फैसले के लागू होने से अकेले सेज में 5168 इकाइयों में काम शुरू हो जाएगा। सेज में काम करने वाली यूनिट सिर्फ निर्यात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल सितंबर तक देश में 238 सेज संचालन में थे। नोएडा सेज के विकास आयुक्त LB सिंगल ने बताया कि देश भर के सेज में सीधे तौर पर 21 लाख लोग काम करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से लाखों श्रमिकों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि न महामारी पर कंट्रोल, न मजदूरों को भरोसा, उद्धव ठाकरे पर उठ रहे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ये संख्या बढ़कर 11,000 से ज्यादा हो गई है। देश में महामारी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में महामारी के केस बढ़कर 2,687 हो गए हैं और 178 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं लॉकडाउन के बीच मुंबई में फंसे मजदूर गरीब भी अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठने लगे हैं कि ना तो महामारी को कंट्रोल कर पा रहे हैं और न ही मजदूरों का भरोसा जीत पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महामारी संक्रमण के मामले में देश में सबसे ज्यादा हालत खराब है। मुंबई को चीन के वुहान शहर की तरह ही महामारी संक्रमण का हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। महामारी के मरीजों की संख्या मुंबई और महाराष्ट्र में बेहताशा बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि एक समय में मुंबई से ज्यादा मामले केरल में थे, लेकिन वहां की राज्य सरकार ने काफी बेहतर तरीके से नियंत्रण किया, जिसके चलते वहां पर काफी कम केस सामने आ रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कंट्रोल करने में सफल नहीं हो सके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुंबई सहित तमाम शहरों में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं रहा। इसका नजारा मंगलवार को उस समय दिखा जब पीएम मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद ही अचानक मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों की तादाद में मजदूरों की भीड़ उतरकर अपने गृह राज्य वापस जाने की मांग करने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल भारत में सबसे ज्यादा महामारी पॉजिटिव केस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं और ऐसे वक्त में मुंबई में ऐसी भीड़ वहां की सरकार और प्रशासन की नाकामी की ओर सवाल खड़े करती है। इस तरह से उद्धव ठाकरे न तो महामारी को कंट्रोल कर पा रहे हैं और न ही मजदूरों का भरोसा जीत पा रहे हैं।